हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में, जिसमें कि आज हम 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जिसमें हम देखेंगे कि क्षेत्रक कौन कौन से हैं, प्लस जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे, बेरोजगारी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर पहला है कि क्षेत्रक क्या है। क्षेत्रक क्या है? अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग वर्गों क्षेत्रों में बांटा जाता है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उत्पादन के प्रकार और आधार पर होता है। पहला जो अर्थव्यवस्था को के जो क्षेत्रक को बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है? उत्पादन के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं, और दूसरा द्वितीय क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा क्षेत्रक है टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, यानी कि प्राइमरी क्षेत्रक। ठीक है, प्राइमरी क्षेत्रक क्या है? ठीक है, प्राइमरी क्षेत्रक जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें, हम कृषि की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर में जनरली कृषि आ जाती है। तो जब हम कृषि के उत्पादों को यूज करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो क्या होता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। डेयरी यानी कि दूध, दही वगैरह, ये सब किस में आएंगे? हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। देश के आधे से अधिक लोग जो है, मतलब देश की जो 50% से अधिक आबादी वो किसमें? प्राइमरी क्षेत्रक में लगी हुई है। ठीक है, अगला द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक को क्या कहते हैं? हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? विनिर्माण का कार्य होता है। ठीक है, विनिर्माण का कार्य होता है, जिसमें क्या होता है? इसमें वे गतिविधियां शामिल होती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों का निर्माण विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि चीनी या गुड़। जैसे क्या प्राइमरी सेक्टर में क्या है? गन्ना, यानी ये क्या है? कृषि उत्पाद है, जो कि आता है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक का भाग है, ठीक है, क्षेत्रक का भाग है। अब गन्ने का प्रयोग करके हम क्या चीनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब हम गन्ने का प्रयोग करके चीनी का निर्माण करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। या फिर हम उसका गुड़ बना दें, ठीक है, जैसे सूत काटना वगैरह, ये सब द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण है। ठीक है, यह क्षेत्र जनसंख्या के आधे से कम लोगों को रोजगार देता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या था? 50% से अधिक लोग क्या थे? उसमें कार्यरत थे। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्रक है, ये प्राइमरी सेक्टर की तुलना में कम रोजगार देता है। अगला देखते हैं तृतीय क्षेत्रक क्या है। तृतीय क्षेत्र क्या? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी गन्ना की। ठीक है, गन्ना, और यहाँ पे ये विनिर्माण क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रही थी? इसकी चीनी बन जा रही थी विनिर्माण क्षेत्र में। अब गन्ने को यहाँ से खेत से, मान लो ये खेत था, ठीक है, खेत से ये होगी एक उद्योग हो गया। ठीक है, उद्योग तक पहुंचाने के लिए जिस परिवहन का हमने प्रयोग किया, परिवहन, इसको क्या कहेंगे? हम सेवा कहेंगे। ठीक है, तो यही सेवा क्षेत्रक है। सेवा क्षेत्रक क्या करता है? इन दोनों के बीच सहयोग करता है, सामंजस्य बैठाता है तथा दोनों की सहायता करता है। इसको पढ़ते हैं। वे गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। मदद कर रही है कि ये यहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ पे कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचा रहा है, जिससे कि नई चीज का उत्पादन हो रहा है। अगला उदाहरण, जैसे परिवहन, भंडारण, बैंकिंग। भंडारण, जैसे अब यहाँ पे ये चीनी बन गई, अब चीनी का भंडारण भी तो होगा, कहीं एक जगह पे चीनी रखी जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो उसको भंडारण बोलते हैं। बैंकिंग आप समझते ही हो। यह क्षेत्र भी जनसंख्या के आधे से कम लोगों को रोजगार देता है। यानी कि सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? कृषि या फिर प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, और फिर आता है तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, थर्ड। ठीक है, तीसरा क्या? तृतीय क्षेत्रक। तो सबसे अधिक ये देता है, फिर ये देता है, फिर तृतीय क्षेत्रक देता है। अब एक वो मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के चरण होते हैं। जैसे पहले प्राइमरी सेक्टर का विकास होगा, फिर द्वितीय सेक्टर का विकास होगा, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का, फिर टर्शियरी। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था? पहले कृषि का विकास, यानी कि पहले प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या
द्वितीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो द्वितीय क्षेत्र से जंप करके सीधा कहां चलेगी, तृतीय क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र का विकास जो है वो अधिक हो गया, यानी कि विनिर्माण जो उद्योग है उनका विकास तुलनात्मक रूप से कम हुआ। ठीक है, जिस रूप में हमारे सेवा क्षेत्र को का विकास हुआ था उस तुलना में विनिर्माण क्षेत्र का विकास कम हुआ। जैसे यहां से हमें क्या था, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, फिर थी द्वितीय, और फिर था तृतीय। ठीक, तो हमें क्या था, यहां से यहां आना था, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या हुआ उसका, वो सीधा यहां से जंप करके यहाँ पे आ गया, यानी कि प्राथमिक से तृतीय पे चली गई सीधा। हमें प्राथमिक से पहले द्वितीय पे जाना था, फिर तृतीय पे जाना था। चलो आगे देखते हैं। अगला है क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, प्रारंभ में जो प्राथमिक क्षेत्र था कृषि प्रमुख था। मतलब जब हम आजाद हुए थे उस समय क्या था, कृषि जो थी हमारी, कृषि की जो भागीदारी थी अर्थव्यवस्था में वो मुख्यतः रूप से थी। ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति कब हुई, ये मेनली मानी जाती है 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एनईपी आया था, तब से मानी जाती है कि हमारे देश में औद्योगिक क्रांति का अच्छा विकास हुआ। उससे पहले थे पर इतना अच्छा विकास नहीं हुआ था विनिर्माण क्षेत्र का हमारा। तो औद्योगिक क्रांति के बाद द्वितीय क्षेत्र उद्योग में प्रमुख हुआ, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद उद्योगों का विकास हमारे देश में होना आरंभ हो गया था। पिछले 100 वर्षों में तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। विकसित देशों में यही क्रम है। विकसित देशों में क्या होता है, पहले कृषि से हम द्वितीय पे जाते हैं, फिर द्वितीय पे तृतीय पे आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या हुआ था, सीधे ही प्रथम से तृतीय पे आ गया था। चलो अगला देखते हैं, भारत में क्षेत्रकों की स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत में क्षेत्रकों की स्थिति 1973 से 74 में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक था, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर था वो 73 से 74 के बीच में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा था, हमारा प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा था। 2013-14 में तृतीय क्षेत्र सेवा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया। ठीक है, उसके कारण दे रखे हैं। 2013-14 आते आते क्या हुआ, हमारा जो तृतीय क्षेत्र था वो उत्पादक और मतलब रोजगार देने में तो नहीं, पर उत्पादक में सबसे ज्यादा योगदान किसका हो गया, इसका, यानी कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका हो गया, ट्रेजरी सेक्टर का। अब इसके कारण क्या थे, बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल, शिक्षा, बैंक, डाक, पुलिस प्रशासन, ये सब। जैसे हमारे देश की जनसंख्या अधिक है, तो जब जनसंख्या अधिक है तो उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जैसे बोलते हैं हम आधारभूत संरचना। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, अस्पताल आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, बैंकिंग प्रणाली आ जाएगी, पुलिस प्रशासन, डाक सेवा, इन सब। जब जनसंख्या बढ़ी है तो इन सब सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और जब सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो सेवा क्षेत्र है उसका विकास अधिक होगा। अब अगला पॉइंट है, कृषि व उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण की आवश्यकता हुई। जैसे कृषि और उद्योग का विकास हुआ तो कृषि से हमें जब कोई भी वस्तु, जैसे हमने गन्ना और चीनी का एग्जाम्पल लिया, जब यहाँ पे कृषि क्षेत्र में गन्ने का उत्पाद हुआ, अब वो उत्पाद अधिक हुआ तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना था हमें, उद्योग यानी विनिर्माण क्षेत्र में। तो उसके लिए क्या था, परिवहन की आवश्यकता हुई। ठीक है, परिवहन और व्यापार हुआ, क्योंकि जब गन्ना क्या था, वो गन्ने से जब चीनी बनाई जा रही थी तो वो व्यापार के लिए बनाई जा रही थी, यानी कि बेचने के लिए, वाणिज्यिक पर्पज से। ठीक है, कमर्शियल पर्पज से। उसका भंडारण भी, यानी कि उसको स्टोरेज करने की भी जरूरत हुई, आवश्यकता से अधिक बन जाएगी तो स्टोरेज करने की भी आवश्यकता होगी। ठीक, तो यही सब था। अगला, आय बढ़ने पर निजी सेवाओं, होटल, पर्यटन, निजी शिक्षा, अस्पताल की मांग हुई। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, उनका क्या, उनके अंदर एक भावना है कि हमें अपना जीवन स्तर सुधारना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए लोग जब पर्यटन करने जाएंगे तो क्या है, होटलों की आवश्यकता होगी उन्हें, निजी शिक्षा, प्राइवेट स्कूल वगैरह। ठीक है, और ये अस्पतालों की मांग हुई। अगला, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित नई सेवाओं का विकास हुआ, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, अगला पॉइंट अब देखते हैं हम जीडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। देखो, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होगी, जीडीपी की डेफिनेशन होगी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, ये भी वैसे लिखिए, किसी देश में एक निश्चित वर्ष के दौरान उत्पन्न सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। इसमें क्या है, इसमें एक घरेलू सीमा इसने मिस कर दी है कि घरेलू सीमा के भीतर। ठीक है, घरेलू सीमा के भीतर ठीक है,
सॉरी, अब ये घरेलू सीमा क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। घरेलू सीमा में क्या आ जाएगा, एक तो देश की भौगोलिक सीमा, ठीक है, देश की भौगोलिक सीमा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। दूसरा, देश की समुद्री सीमा, ठीक है, समुद्री सीमा। तीसरा, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, ठीक है, भारतीय दूतावास, एम्बेसीज, ठीक है, इंडियन एम्बेसीज, एम्बेसीज जो दूसरे देशों में हैं। अब ये क्या है, इसमें बात हो रही है घरेलू सीमा की, यानी ये क्या है, एक भौगोलिक अवधारणा है। जीडीपी क्या है, जीडीपी एक, सॉरी, जीडीपी एक भौगोलिक अवधारणा है, ठीक है, भौगोलिक अवधारणा है। यानी कि इसमें यह देखा जाएगा कि उत्पादन हमारी देश की सीमा के भीतर हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे उत्पादन कोई भी कर रहा हो, चाहे विदेशी नागरिक कर रहा हो या भारतीय नागरिक कर रहा हो, बस उत्पादन जो है वो हमारी देश की सीमा के भीतर होना चाहिए, ठीक है। और एक और था इसमें वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष दे रखा है आपका, एक निश्चित वर्ष, या फिर इसको बोलेंगे हम वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, वही 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है, ये होता है यार, ये होता है आपका वित्तीय वर्ष, हो गया। अब जीडीपी की गणना के बारे में थोड़ा देख ले, इसमें क्या लिखा है, यह कार्य केंद्र सरकार के एक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के एक मंत्रालय द्वारा, ठीक है, उस मंत्रालय का नाम है मंत्रालय, ठीक है, एक मिनट, मंत्रालय का नाम है, इसको हम लिखते हैं मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। और ये हो गया मंत्रालय। उसके बाद विभाग कौन सा है, विभाग है एनएसओ, ठीक है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है। और जीडीपी की गणना दो चीजों पे, 2 वर्षों पे होती है, ठीक है, एक आधार वर्ष पे, आधार वर्ष, और दूसरा होता है चालू वर्ष या फिर वर्तमान वर्ष, एक चालू वर्ष के प्राइस पे और एक होती है आधार वर्ष के प्राइस पे। अभी आधार वर्ष हमारा वही चल रहा है 2012-13, ठीक है, सॉरी 11-12 चल रहा है, 12-13, 11-12, और चालू वर्ष तो जिस साल में जीडीपी की गणना हो रही है वो हो जाएगा चालू वर्ष, जैसे अगर 2026 में होगी तो इसका हो जाएगा 2026, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जो आधार वर्ष पे होती है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी। और इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, यानी कि नामात्र की जीडीपी। ये हो गया आपका जीडीपी के बारे में। और कुछ इसमें बताने के लिए देखते हैं एक बार। और ये क्या बताता है, जितनी अधिक हमारी जीडीपी होगी उतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था होगी। तो जीडीपी ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है। आधार वर्ष हो गया आपका जीडीपी में। हाँ ठीक है, जीडीपी आपका हो गया, इतना आपका कराना था। अब हम बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, और इसको अल्प रोजगार भी बोलते हैं, इसी को। सेट हो गया। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह होती है, इसे अधूरा रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अधूरा रोजगार जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, ए पर्सन है, ठीक है, ये 8 घंटे तक काम कर सकता है, लेकिन इसको जो काम है वो 6 घंटे का ही मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अल्प रोजगार हो गया, ठीक है। तो बेरोजगारी कई तरीके की होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी वो होती है जिसमें कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बेरोजगार है, कि उसका काम करने का मन नहीं है तो वो बेरोजगार है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि एक व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, लेकिन उसको जो है काम की दशाएं और उसको जो मेहनत आना चाहिए, यानी कि उसको जो वेजेस मिलने चाहिए
वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी बेरोजगारी के कुछ टाइप, जिसमें आपके चैप्टर में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि अधूरा रोजगार, यानी कि इसको बोलेंगे अल्प रोजगार, ठीक है। अल्प रोजगार की बात की गई है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। अल्प रोजगार आप समझ गए, एक व्यक्ति 8 घंटे तक काम कर सकता है लेकिन उसको सिर्फ 6 घंटे का ही काम मिल रहा है, यानी रोजगार मिल रहा है, तो वो हो जाएगा अल्प रोजगार। इस प्रकार एक अधूरा रोजगार छिपा होता है, इसके विपरीत उस व्यक्ति के जो बिल्कुल काम नहीं करता और स्पष्ट रूप से बेरोजगार दिखाई देता है, ठीक है, इसको हम अल्प रोजगार मानते हैं, ठीक है। वे पूरा दिन काम करते हैं लेकिन बहुत कम कमाई होती है। देखो इसको एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, जैसे कि मान लो ये एक व्यक्ति है, कोई आर, ठीक है, इसके पास ये क्या है, एक खेत है, ठीक है, ये है 5 एकड़ का। अब इसमें क्या है, इस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति चाहिए, ठीक है, 2 पर्सन चाहिए, लेकिन इसके 3 बच्चे भी हैं, 3 चाइल्ड, ठीक है। तो जो 3 बच्चे हैं, अब ये मिलके 5 लोग इस खेत में काम कर रहे हैं। अगर दूर से देखा जाए तो क्या है, ये ऐसा लगेगा कि ये जो है 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, बेरोजगार नहीं है, यानी कि इन्हें रोजगार मिल रहा है पर्याप्त। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये काम अगर 2 व्यक्ति करते तो 8-8 घंटे कर सकते थे, लेकिन अगर 5 व्यक्ति कर रहे हैं तो ये काम 5-5 घंटे ही कर पा रहे हैं, तो एक तो ये अल्प रोजगार हो गया। प्लस क्या है, अगर यहाँ से इन 3 बच्चों को हटा भी दिया जाए तो जो टोटल आउटकम है हमारा, यानी कि कुल उत्पादन है, ठीक है, अगर 2 बच्चे हम हटा देते हैं तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो आउटकम है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी छिपी हुई बेरोजगारी या फिर अल्प रोजगार, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगार भी बोलते हैं। चलो अगला डिस्कस करते हैं क्या है। देखो हमने क्या था, जो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर थे वो हमने किस आधार पर पढ़े थे, उत्पादन के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रों के विभाजन पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो देखो, और संगठित क्षेत्र या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र क्या होता है, जिसमें क्या होता है, नियमित रोजगार होता है, यानी कि रोजगार जो है ये नहीं है कि आज मिल गया तो कल नहीं मिलेगा, कल मिल गया तो 4 दिन बाद नहीं मिलेगा। ये क्या है, नियमित रोजगार है, यानी कि जो हमारी मतलब एम्प्लॉयमेंट है ये परमानेंट है एक तरीके से, ठीक है। वेतन, बेहतर वेतन, जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उससे अच्छा वेतन इन्हें दिया जाता है। अच्छी कार्य परिस्थितियां, जो कार्य करने का स्थल है, वहां का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो गुड होता है, ठीक है, जो कि इन लोगों को हेल्प करता है। नौकरी की सुरक्षा, इन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी की वो कभी भी अपनी मर्जी से इन्हें हटा सकती है, ठीक है। निश्चित कार्य घंटे होते हैं इनके, जैसे कि अभी 9 आवर्स का चल रहा है ये, ठीक है। और वेतनभोगी छुट्टियां, यानी कि ये इन्हें ऐसी छुट्टियां भी दी जाती हैं जिसपे कि इन्हें सैलरी पे करी जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये सब कहाँ लिखे होते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है इन लोगों को, जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, उन्हें क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें कि कार्य की सारी स्थितियां, परिस्थितियां, ठीक है, नौकरी की सुरक्षा क्या होगी, आपको वेतनभोगी छुट्टियां यानी कि पेड लीव कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें, कार्य के घंटे, ठीक है, सब लिखा होता है किस पे, अपॉइंटमेंट लेटर पे, ठीक है, जिसे नियुक्ति पत्र भी बोलते हैं। अब असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, अनियमित रोजगार होता है, 2 दिन मिलेगा, 2 दिन बाद का पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। काम, कम वेतन, जो ऑर्गेनाइज क्षेत्र होता है उसकी तुलना में कम वेतन मिल रहा है। मान लो वहां पे एक व्यक्ति 9 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है, 9 आवर्स काम कर रहा है, तो उसको यदि 800 रुपीज मिल रहे हैं, तो अगर कोई अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में कोई व्यक्ति 9 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितने, उसको 500 ही मिलेंगे। तो इनकी तुलना में वेतन जो है वो बहुत कम होता है। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कभी भी मालिक चाहे तो निकाल सकता है। लंबे कार्य घंटे होते हैं, जैसे हमने देखा था ऑर्गेनाइज क्षेत्र है हमारा, जो संगठित क्षेत्र है, उसमें क्या है, 9 आवर्स फिक्स है, लेकिन इनका कुछ फिक्स नहीं होता, इनका 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक है। वेतनभोगी छुट्टियां नहीं है, जिस दिन आप छुट्टी करोगे उस दिन का आपका वेतन या सैलरी कट कर दी जाएगी। अब आ जाएगा स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप। तो 2 तरीके के होते हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी, ठीक है। सार्वजनिक क्या होता है, सरकार अधिकांश संपत्तियों की मालिक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, सरकार जो है वो अधिकांश संपत्तियों की मालिक होती है, सभी सेवाएं प्रदान करती है। उदाहरण के लिए रेलवे, डाक आदि, बैंकिंग वगैरह में भी सरकारी बैंकें हैं। तो सरकार को निवेश या फिर निजी सेक्टर में मतलब निजी कंपनियां खोलने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें कि
अगर हम प्राइवेट क्षेत्र की बात करें यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें क्या है, जो भी कंपनियां काम करती हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे मान लो रेलवे हो गया, हमारी चिकित्सा होगी यानी कि मेडिकल सेक्टर हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें प्रॉफिट ना देखकर जो हमारी जनता है, लोग हैं देश के, उनके हित के बारे में सोचा जाता है। तो सरकार ऐसी जगह निवेश करती है जहां पे प्रॉफिट कम हो और प्लस जो है लाभ मतलब हानि की आशंका ज्यादा हो, यानी कि हानि होने के चांसेस, लॉस होने के चांसेस वो ज्यादा हो, तो वहां पे सरकार निवेश करती है और उसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर। अब आ जाओ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का प्रदान निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है, यानी कि जो कंपनियां होती हैं उनका जो स्वामित्व होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, मतलब निजी लोगों के हाथों में होता है, और जो कंपनियां होती हैं वो भी, ठीक है। इनका जैसे कि टिस्को हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि हो गए, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था से प्रॉफिट कमाना, यानी कि कार्य किस लिए करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, ये लोगों के हितों के लिए कार्य नहीं करते, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपके पीवाई क्यू, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चंस, ये 1 नंबर वाले हैं, तो इनमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कदम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, किसकी, संगठित क्षेत्र की कर्मचारियों की भलाई। पहला, कार्यस्थल पर पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना, ठीक है, सही है, संगठित क्षेत्र में समान ही होना चाहिए, सेम कार्य के लिए सेम सैलरी, ठीक है। गर्भावस्था के समय महिलाओं के रोजगार की सुरक्षा, ये भी ठीक है, मिलती है इन्हें, संगठित क्षेत्र में जो होते हैं उन्हें क्या मैटरनिटी लीव मिलती है। और अगला है बाल विवाह पर रोक और पीड़ितों को राहत प्रदान करना, ये किसका, सरकार का काम है, ये सेक्टर का तो काम है नहीं, ठीक है, ये सरकार कैसे करेगी, नीतियां बना के, नीतियां क्या बनाएगी, संसद में नीतियां बना के ऐसे कानून बनाएगी, नीतियां कानून निर्माण करेगी जिससे कि बाल विवाह पर रोक लग सके और उनके पीड़ितों को राहत मिले, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पे, इसको काट दो। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बार का बोनस देना, ठीक है, ये भी हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपका क्वेश्चन है विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, कौन सा, प्राथमिक, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कृषि, क्योंकि प्राथमिक आता है। अगला, वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में बदल दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी है, हमने बात की थी विनिर्माण क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूप दिया जाता है, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके प्राप्त उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, देखो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका प्रयोग हम किस क्षेत्र में करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं, प्राथमिक, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कहां करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक। अगला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ठीक है, अब ये 1 नंबर के आ गए आपकी डेफिनेशन वाले, तो प्राथमिक प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र कहलाती हैं, ठीक है, जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है, तृतीयक क्षेत्र क्या था, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, यहां से देखो। द्वितीयक क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, विनिर्मित वस्तुएं, ठीक जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वहां से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में भेजते हैं, फिर वहां क्या किया जाता है, चीजों का विनिर्माण, मतलब कि अन्य रूपों में परिवर्तित करके कुछ नई वस्तु बना दी जाती है, जैसे कि कपास से सूत या कपड़ा तैयार करना। जीडीपी किसे कहते हैं, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, बाकी ये भी देख लीजिए, किसी वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी, बात कर चुके हैं हम इस पे, ठीक है। कपास की खेती किस क्षेत्र में आती है, खेती जो भी होती है एग्रीकल्चर का जो भी कार्य हो किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। साथ परिवहन और संचार किस क्षेत्र में आते हैं, ये किस में आते हैं, परिवहन सेवा क्षेत्र, देखो परिवहन या संचार क्या है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जो भी सेवा क्षेत्र होगा वो किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। किस क्षेत्र का उत्पाद 2013-14 में सबसे अधिक था, इसका तृतीयक क्षेत्र का था, ठीक है। 9 अंतिम वस्तु और सेवाओं की
की गणना क्यों की जाती है? देखो, अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? ताकि एक ही वस्तु का मूल्य बार बार ना गिना जाए। जैसे कि मान लो हमने एग्जाम्पल लिया था, हम गेहूं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये गेहूं है, अब गेहूं से क्या बना? आटा, आटे से बन गया बिस्किट, ठीक है। सॉरी, गेहूं था हमारा 10 रुपए किलो, ठीक है, आटा हो गया 20 रुपए किलो, और जो बिस्किट का पैकेट है वो हो गया हमारा 30 रुपए पैकेट। अब मान लो हम इसको भी ऐड कर लें, इसको भी ऐड कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। जबकि जो गेहूं का मूल्य है वो आटे में पहले से ऐड है, और जो आटे का मूल्य है वो बिस्किट में पहले से ऐड है, तो इसलिए हम अंतिम मूल्य को ही ऐड करते हैं, ठीक है। अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है, जैसे कृषि, पशुपालन, ठीक है। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र किस पे है? कृषि या पशुपालन पे आधारित है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक उत्पादों को कारखानों में ले जाते हैं, जिनसे कि बदलकर हम या विनिर्मित करके अन्य वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कपड़ा या चीनी। तृतीयक क्षेत्रक अन्य दोनों क्षेत्रकों को सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।